नमस्कार मित्रों, आप लोगों की शुभकामनाओं के साथ मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में पढ़ेंगे सादृश्यता परीक्षण। तो सादृश्यता परीक्षण में हम लोगों ने एक भाग पढ़ लिया है, आज हम पढ़ेंगे दूसरा भाग। तो इसके पहले हम लोगों ने कुछ आधारों को सीख लिया है और हम सेकंड में कुछ अलग प्रकार के प्रश्नों को पढ़ेंगे और पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे कि सादृश्यता से संबंधित सभी प्रश्न कवर हो जाएं, ताकि परीक्षा में हम बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में उसको हल कर सकें। अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के लिए। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द अक्षर समूह चुनिए, अर्थात आपको एक से तुलना किया गया है, दूसरे को बताना है। जैसे 8:16 समानुपाते 16:, x या प्रश्नवाचक। तो याद रखिएगा, हम जब रीजनिंग पढ़ते हैं तो मैथ का प्रयोग नहीं करते, अर्थात मैथ के नियमों का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि मैथ में आंतरिक पदों का गुणनफल गुणे बाह्य पदों का गुणनफल होता है। तो हमको इस प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करना है, हमको ये करना है, इससे इसी तुलना करना है। तो इसी आधार पर अगले से इसमें हमको अगले से तुलना कर देना है, न कि इस प्रकार से हल करना है, क्योंकि हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं। तो पहला प्रश्न है बैरोमीटर अनुपाते दाब समानुपाते लैक्टोमीटर अनुपाते क्या होगा। तो ये जो बैरोमीटर है यह मापक यंत्र है। क्या मापता है? दाब मापता है, अर्थात आंधी तूफान की पूर्वानुमान लगाता है कि आंधी तेज है या धीमी है। कहने का तात्पर्य यह है कि बैरोमीटर एक मापक यंत्र है जो आंधी तूफान का पता लगाता है, अर्थात दाब, वायुमंडलीय दाब गिर गया कि ज्यादा हो गया, तो इससे आंधी तूफान का पता लगाते हैं। अब हम समझ गए ये माप है। तो अब लैक्टोमीटर किसका माप है? तो यह दूध का अपेक्षित घनत्व मापता है। ठीक, तो लैक्टोमीटर में दूध का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। तो हमारा विकल्प हो जाएगा बी, या दूसरा विकल्प हो जाएगा दूध का अपेक्षित घनत्व। अगला प्रश्न देखेंगे, एशिया अनुपाते जापान समानुपाते यूरोप अनुपाते प्रश्नवाचक, या यूरोप अनुपाते एक्स। तो हम देख रहे हैं एशिया एक महाद्वीप है और जापान देश है। तो जो जापान है वह एशिया महाद्वीप में पड़ता है। अब हमको आगे तुलना करना है कि यूरोप महाद्वीप में कौन सा देश पड़ता है। तो इथोपिया यह अफ्रीका महाद्वीप में है, मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में है, मंगोलिया यह भी एशिया महाद्वीप में पड़ता है, जो चीन से लगा हुआ उसका पड़ोसी देश है, उत्तर साइड में लगा हुआ है। अब हम देखेंगे नॉर्वे आप देखेंगे जो इंग्लैंड है उसके उत्तर पूर्व में एकदम उत्तरी ध्रुव के साइड में स्थित है और यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो हमारा चौथा वाला उत्तर हो जाएगा नॉर्वे। ठीक, तो याद रखिएगा, इसमें अंक भी दे सकता है या रीजनिंग के वर्ण दे सकते हैं या कुछ भी दे सकता है। तो हमको तुलना करना है। एक चीज़ और, कभी कभी देश देगा और राजधानी देगा, तो देश पहले देगा राजधानी बाद में देगा, लेकिन कभी कभी उसको पलट देगा, अर्थात राजधानी को पहले कर देगा देश को पहले कर देगा। तो हमको यहाँ भी बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, नहीं तो छोटी सी त्रुटि। रीजनिंग बहुत ही आसान है, ठीक, लेकिन उस पर हम लोग बहुत कम समय देते हैं या बहुत कम ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से परीक्षाओं में प्रश्न छूट जाते हैं। ठीक, तो हमको बहुत अच्छे से इसको समझ लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे, संसद अनुपाते राज्यसभा समानुपाते विधानमंडल अनुपाते प्रश्नवाचक। तो जो संसद है तो संसद केंद्र में होती है और इसके दो अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये जो लोकसभा है यह भंग हो सकती है, राष्ट्रपति भंग करता है, लेकिन राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ठीक, और इसके जो मुख्य विशेषता है, इसके जो प्रतिनिधि होते हैं वह अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक, और इसके प्रत्यक्ष चुने जाते हैं।
और इसके अप्रत्यक्ष। एक विशेषताएं है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, और यह अस्थाई है और यह अस्थाई है। ठीक, अब कह रहा है विधानमंडल, तो कई राज्यों में, भारत की अगर तुलना किया जाए तो कई राज्यों में विधानमंडल हैं जिसमें विधानसभा और विधान परिषद हैं। तो यदि हम लोकसभा से तुलना करें तो हमारा विधानसभा लोकसभा के सदृश हो जाएगी, क्योंकि विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है और वह भी राज्यपाल चाहे तो उसे भी भंग कर सकता है। लेकिन जो विधान परिषद है उसके सदस्य क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं, और वह एक अस्थाई सदन, उसको भी हम मान सकते हैं। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा इसमें से, विधान परिषद। तो हमारा तीसरा उत्तर सही हो जाएगा विधान परिषद। ठीक, क्या आ जाएगा हमारा उत्तर, विधान परिषद। ठीक, विधान परिषद। अगला प्रश्न देखेंगे, 9:90 समानुपाते 11 प्रश्नवाचक। अब हम देखेंगे यहाँ, आपको पहले हम बताएं, जब भी आप ये रीजनिंग पढ़ेंगे तो मैथ को एकदम भूल जाएंगे। ठीक, क्योंकि इसमें मैथ की प्रक्रिया अनुसरण नहीं करती। तो रीजनिंग में हम देखते हैं, ये 9 था, 90 कैसे हो गया, अर्थात इससे इससे तुलना करना है, फिर इससे इससे तुलना करना है। तो यह 9 है और 9 गुणे 10, अर्थात इससे एक प्लस, इससे एक प्लस, तो 10 हो गया। उसी प्रकार से यह 11 है और इससे हम एक प्लस कर देंगे तो 12 हो जाएगा। अब 11 में 12 का गुणा करेंगे तो 132 हो जाएगा और हमारा उत्तर 132 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए अगर 8:72 होता तो 12 प्रश्नवाचक, 8:72 तो 12 क्या होगा, तो हम देख रहे हैं 8×9 = 72, अर्थात 8 से एक ज्यादा का गुणा। उसी प्रकार से 12 गुणे क्या कर देगा, 13 कर देगा। याद रखिएगा, हमेशा जब भी ऐसा प्रश्न हो तो हम इसको इसी तरह से हल करते हैं, क्या करके, +1, या अगर जिस प्रकार से प्रश्न होगा तो सेम उसी तरह से हम तुलना करके इसको हल करते हैं। जबकि हम मैथ में देखेंगे तो इसका आंतरिक पदों गुणनफल करते हैं, बाह्य पदों गुणनफल करते हैं। अगर मैथ की दृष्टि से इसको हल किया जाए तो 90 × 11/9, 9 दहाई 90, 11 दहाई 110, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा, जो कि यह रीजनिंग की दृष्टि से गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे, 42:20 समानुपाते 64:x। x या प्रश्नवाचक। ठीक, तो आपको प्रश्नवाचक की जगह क्या होगा यह पता करना होगा। तो हम इसमें देखेंगे 20 × 40, अर्थात 20 × 2 + 2, 20 × 40 2 42। सेम उसी तरह से इसमें हम 2 का भाग कर दें, +2 जोड़ दें, तो हमारा उत्तर आना चाहिए। तो हम विकल्प से देखेंगे, पहला विकल्प है 32, तो 32 × 64 2 66, ये हमारा नहीं होगा। दूसरा विकल्प है 33 × 66 2 68, नहीं होगा। और 31 × 62 2 64, तो हमारा 31 × 2 + 2, तो 31 × 62 + 2 = 64, तो हमारा उत्तर आ गया। अर्थात क्या होगा हमारा उत्तर, 31 हमारा उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक, सेम एक चीज़ और, रीजनिंग बहुत ही उलझन वाला सब्जेक्ट है, तो कभी कभी यदि यह उत्तर नहीं मिलता है आपको, यह विकल्प में नहीं होता, तो हम दूसरी प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं, क्योंकि हमको विकल्प के अनुसार ही उत्तर लाना है। तो अगर यह नहीं होता तो हम अन्य प्रक्रिया को अपनाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, आशावादी अनुपाती प्रश्न। यहां हम देख रहे हैं आशावादी अनुपाती प्रश्न। क्या दिया है, आशावादी, अर्थात हमेशा कहते हैं व्यक्ति को आगे की सोच करके कि हमेशा क्या होगा, आगे अच्छा ही होगा। तो जो व्यक्ति इस तरह से सोच करके कार्य करते हैं कि आगे अच्छा ही होगा, वो हमेशा क्या करते हैं,
खुश रहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति यह सोचते हैं आज खराब हुआ कल भी खराब होगा, परसों भी खराब होगा, या हमारा परिणाम गलत आएगा, तो क्या होते हैं वो, उनके मन में हमेशा निराशा ही होती है, या वह नाखुश रहते हैं, उदास रहते हैं। कब? जब उनके अंदर नेगेटिव सोच रहती है, तब कि कोई भी कार्य करते हैं और उनके अंदर नकारात्मक सोच बनी हुई है। इसलिए हमेशा कोई काम कीजिए सकारात्मक सोच के साथ कीजिए, आप वर्तमान समय में भी खुश रहेंगे और आने वाले समय में भी खुश रहेंगे। तो अभी सकारात्मक सोच से काम कीजिए, हमेशा सकारात्मक सोच से काम कीजिए कि यह संभव है और होगा। क्योंकि यदि पृथ्वी पर जो कुछ भी उपलब्ध है, यदि वह कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है तो मैं भी उसे प्राप्त कर सकता हूं। अपने ही अंदर यह ठान लीजिए, इस चीज़ को बनाइए, तो आप वर्तमान समय में भी खुश रहेंगे और आने वाले समय में भी खुश रहेंगे। लेकिन यदि हमेशा नेगेटिव सोच रहेगी तो वर्तमान समय में तो आप उदास ही रहेंगे, प्लस आने वाले समय में भी आप उदास रहेंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए आशावादी अर्थात जो आशा करके बैठा है, काम कर रहा है आशा के अनुसार कि परिणाम हमारा अच्छा होगा, वो वर्तमान समय में भी खुश है और आगे भी खुश होगा। निराशावादी पहले से उदास बैठा हुआ है, तो परिणाम क्या होगा वहाँ। अब हम विकल्प देखेंगे क्या दिया है। विकल्प में दिया है नगण्य। नगण्य का तात्पर्य होता है कि जीरो, शून्य या तुच्छ या बहुत कम। तो इससे तो निराशावादी से तो शून्य या तुच्छ, छोटा तो तुलना नहीं मिल रहा है। स्वार्थी अर्थात सिर्फ अपना काम से काम या अपना स्वार्थ निकालने वाला। ठीक, अर्थात कोई भी काम यदि कोई व्यक्ति दूसरे के साथ कर रहा है तो किसके लिए, अपने मतलब के लिए कर रहा है कि हमारा केवल फायदा हो, उसे बोलते हैं स्वार्थी। तो यहाँ निराशावादी से तात्पर्य स्वार्थी से है नहीं। फिर निकृष्ट। निकृष्ट का तात्पर्य होता है एकदम गिरा हुआ। ठीक, एकदम गिरा हुआ व्यक्ति। ठीक, आगे देखेंगे उदास। तो अगर आप निराशावादी हैं तो वर्तमान समय में तो उदास ही हैं, प्लस आपका भविष्य भी कैसा होगा, भविष्य भी उदास ही होगा। ठीक, इसलिए हमेशा सोच को अपने बदलिए, अच्छी सोच लाइए और वर्तमान समय में भी परिणाम अच्छा मिलेगा, आने वाला समय भी अच्छा ही होगा आपका। तो आपका उत्तर हो जाएगा उदास। ठीक, उदास अर्थात चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नाटिल्स अनुपाते मछली समानुपाते चैती पक्षी अनुपाते प्रश्नवाचक। तो यहाँ दिया है नाटिल्स। एक चीज़ आप देखेंगे जब आप रीजनिंग पढ़ते हैं तो इसमें जीएस के प्रश्न मिलते जुलते रहते हैं। तो जब तक आप जीएस पर ध्यान नहीं देंगे अच्छे से, तब तक आप वहाँ से भी आपका नुकसान होगा और प्लस रीजनिंग से भी आपका नुकसान होगा। ठीक, इसलिए आप हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़िए और जीएस को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हिंदी का भी एक लगभग 25% योगदान आज परीक्षाओं में, लगभग 75% परीक्षाओं में योगदान हो रहा है। इसलिए जिन चीज़ों को आप आसान समझते हैं वही चीज़ आपको परेशान करता है। ठीक, इसलिए उसको बहुत अच्छी पकड़ बना लीजिए उसमें, ताकि आप आने वाले समय में उसे परास्त कर सके। ठीक, अब यहाँ देखिए नाटिल्स अनुपाते मछली। तो जो नाटिल्स है यह मछली की एक प्रजाति है। अब नाटिल्स दे दिया मछली की प्रजाति को, अर्थात चैती पक्षी वह किसका प्रजाति होगा इसके बारे में। तो जब तक हम ज़्यादा जीएस नहीं पढ़ेंगे तब तक इसके बारे में हमको पता नहीं होगा। तो जो चैती पक्षी है वह कबूतर की एक प्रजाति है। तो विकल्प में दिया है घड़ियाल। घड़ियाल की प्रजाति होगा नहीं, सॉरी। तो जो चैती पक्षी है यह बत्तख की प्रजाति है, और खरगोश दिया है और मोर दिया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बत्तख। ठीक, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बत्तख, अर्थात चैती पक्षी बत्तख का, बत्तख की ये क्या है, प्रजाति है। तो हमारा हो जाएगा दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न देखेंगे, फ्रूट। अब हम देख रहे हैं FRUIT, फ्रूट को क्या लिख दिया है, 61, 82, 19, 20 लिख दिया है। अब हमको तुलना करना होता है कि यहाँ अंग्रेजी की वर्ण है और ये हुआ कैसे। ठीक, तो हमको ये देखना है कि यह हुआ कैसे। अब हम देख रहे हैं यहाँ F का मान होता है 6, तो यहाँ 6 लिख दिया है। फिर R का मान होता है 18, यहाँ 18 कर दिया। फिर U का तात्पर्य होता है 21, यहाँ 21 कर दिया। I का 9 होता है, यहाँ 9 कर दिया। T का मान 20 होता है। तो ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, हम उन वर्णों को रख देंगे, लेकिन इसके पहले
आपको अंग्रेजी में सबसे पहले पार्ट में सदृशता में ही बता दिया गया है कि आपको वर्णमाला के सभी अंकों का मान, किसका मान क्या होता है। जैसे ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3, डी का मान 4। जब आप इसको याद कर लेते हैं तो कम से कम आपका 20% प्रश्न रीजनिंग से संबंधित समाधान हो जाता है। इसलिए आपको पूरा ए से लेकर के जेड तक के जो मान है, अर्थात उसको स्थानीय मान आप समझ सकते हैं। जैसे जेड का मान 26, तो यह आपको पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे यस का मान होता है 19, टी का मान होता है 20, ई का मान होता है 5, एम का मान होता है 13। ठीक, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 19, 20, 5, 13। तो हमारा हो जाएगा विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। तीसरा विकल्प 19, 20, 5, 13। अगला प्रश्न देखेंगे, DEW अनुपाते 32 समानुपाते रेड अनुपाते प्रश्नवाचक। DEW को क्या कर दिया, 32 कर दिया। अब हम देखेंगे 32 कैसे कर दिया, आखिर डी इसका मान 32। तो सबसे पहले हम उसके अंकों का योग पता करते हैं। योग से नहीं मिलता है तो हम विपरीत पता करते हैं, विपरीत से नहीं मिलता है तो फिर हम क्या करते हैं, आपस में गुणा करके तुलना करते हैं। याद रखिएगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका योग देखते हैं, अर्थात उसके अंकों के जो मान है या जो उसका स्थान का मान है उसको हम पहले चेक करते हैं। तो डी का मान 4, ई का मान 5 और डब्ल्यू का मान 23। अब हम देखेंगे अगर 32 हो रहा है तो हमारा नियम सही है। तो 23, 5, 28, 4, 32, तो हमारा ये 32 हो गया, अर्थात इनके मानों का योग कर दिया। उसी प्रकार से हम इनके मानों का योग कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब इसका मान हो गया 18, ई का मान हो गया 5 और डी का मान हो गया 4। तो 5, 4, 9, 8, 17 हासिल 1, 1, 1, 2, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 27। तो हमारा दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, 27 हमारा उत्तर हो जाएगा, विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, गेम अनुपाते 20, 26, 14, 22 20, 26, 14, 22 समानुपाते टीम TEAM। अब हम देखेंगे गेम को ये 20, 26, 14, 22 कैसे लिख दिया या यह उत्तर कैसे आया। तो हम देखते हैं यहाँ अंकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इनको जोड़ने पर या घटाने पर उत्तर इतना आएगा नहीं, या तो गुणा करने पे आ जाए या डायरेक्ट उनके मानों को रखने पर आ जाए या विपरीत मानों को रखने पर आ जाए। तो हम देखते हैं जी का मान होता है 7, लेकिन यहाँ 7 लिखा नहीं है, कितना लिखा गया है, 20 लिखा गया है। तो विपरीत हमेशा जब हम विपरीत निकालते हैं तो 27 से घटा देते हैं। ठीक, याद रखिएगा, इसके पहले आपको बता दिया गया है पार्ट फर्स्ट में, जब हम किसी भी मान का विपरीत निकालते हैं तो 27 से इसको घटा देते हैं। तो जी का मान होता है 7। अब 7 से 27 से हम 7 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 20, अर्थात यहाँ हमको 20 मिल गया। अब ए का मान होता है 1, तो 27 से 1 निकाल देंगे तो बच जाएगा 26, यहाँ देख रहे हैं 26 लिख दिया। अब एम का मान होता है 13, 27 से 13 निकालेंगे बच जाएगा 14। ई का मान होता है 5, 27 से 5 निकालेंगे बच जाएगा 22, अर्थात इसके विपरीत को लिखा है लेकिन वर्णों को नहीं लिखा है। किसको लिख दिया है, अंक, उसको अंक में लिख दिया। ठीक, उसी प्रकार से हमको इसको कर देना है। अब टी का मान होता है 20, ई का मान होता है 5, ए का मान होता है 1, एम का मान होता है 13। तो हम 27 से घटा देंगे, 27 से घटा देंगे बच जाएगा 7, 27 से घटा देंगे बच जाएगा 22, 27 से इसको निकाल देंगे बच जाएगा 26, 27 से इसको निकाल देंगे बच जाएगा 14। ठीक, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 722, 26, 14, 722, 26, 14। हाँ, तो हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा 722, 26, 14। ठीक, तो याद रखिएगा, कभी कभी सामने से कभी कभी विपरीत करके दे देता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जीवाश्म विज्ञान अनुपाते जीवाश्म।
समानुपाते कपाल विज्ञान अनुपाते प्रश्नवाचक। तो जीवाश्म विज्ञान यहाँ दिया है जीवाश्म, तो जीवाश्म उसे कहते हैं जो जमीन के नीचे करोड़ों वर्ष पहले दब गया हो, ठीक, उसे जीवाश्म बोलते हैं। जैसे पेड़ पौधे या जो भी करोड़ों वर्ष पहले जीव जंतु मौजूद थे वो किसी कारणवश पृथ्वी में परिवर्तन होने से पृथ्वी के नीचे दब गए हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। आज जीवाश्म का जो जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है यह जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और तो हम देखेंगे अब कपाल विज्ञान अर्थात मस्तिष्क जो हमारा है इसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा, ठीक। तो अब मस्तिष्क का अध्ययन किया जाना है, विकल्प में दिया है अग्नाशय, तो अग्नाशय हमारे पेट में है, यह हो नहीं सकता। थायराइड ग्रंथि, यह हो नहीं सकती। खोपड़ी और फेफड़ा, फेफड़ा हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा हमारा विकल्प, हमारा विकल्प हो जाएगा खोपड़ी, ठीक। तो खोपड़ी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा, कपाल विज्ञान के अंतर्गत किया जाएगा, तो हमारा विकल्प हो जाएगा खोपड़ी। अगला प्रश्न देखेंगे। दिया है विरोधी अनुपाते शत्रु, विरोधी अनुपाते शत्रु अर्थात शत्रु क्या होते हैं, शत्रु हमारे तो विरोधी ही होते हैं जो हमेशा मारपीट या लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक। अर्थात एकदम दोनों क्या दे दिया है, पर्यायवाची दे दिया है, तो हमको इसका भी पर्यायवाची ही देख लेना है कि विपत्ति, विपत्ति का पर्यायवाची क्या होगा, विपत्ति का पर्यायवाची दुख या संकट आपदा, ये विपत्ति की पर्यायवाची। अब इससे जो भी मिलेगा विकल्प में वही हमारा उत्तर होगा। अब हम विकल्प देखेंगे, इसमें दिया है मित्र, तो यहाँ जब पर्यायवाची दिया है इसका तो हमको क्या देखना है, पर्यायवाची देखना है, न कि विलोम देखना है। तो मित्र तो हो नहीं सकता क्योंकि विपत्ति का हमको पर्यायवाची देखना है। फिर सक्रिय, सक्रिय जो हमेशा सक्रिय रहता हो, तो विपत्ति का तात्पर्य सक्रिय से है नहीं यहाँ। प्रेम, प्रेम भी अलग हो गया। कठिनाई, ठीक, तो कठिनाई आने पर क्या होती है, विपत्ति अर्थात संकट में पड़ जाना, कठिनाई आ जाना, तो क्या हो जाएगा, विपत्ति, तो हमारा विकल्प हो जाएगा कठिनाई, ठीक। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।